हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट नंबर 7 दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 5 है और इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो भी पार्ट 2 में। यहां पर हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर 30। इससे पहले हम पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर चुके हैं, एमसीक्यूज कर चुके हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 17 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इसमें से एक भी वीडियो छोड़ दी है, किसी वजह से छूट गई है आपकी, तो प्लीज पहले अपना बैकलॉग फिनिश कीजिए, कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आइए। राइट, तो जल्दी फटाफट सारे बच्चे अपने अटेंडेंस लगा दीजिए, और अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी आपके साथ पढ़ाई कर सके, फ्री एजुकेशन में पढ़ाई कर सके। राइट, चले तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, और ये क्वेश्चन जो है आपके सीबीएसई 2010 में आया हुआ है। कब आया है? 2010 में। राइट, तो क्या पूछ रहे हैं, इनकी क्या डिमांड है, देखते हैं। ड्रॉ अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कौन सा न्यूक्लियोटाइड? डाई न्यूक्लियोटाइड। भाई, तो हमें डाई न्यूक्लियोटाइड का क्या बनाना है? सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन करनी है। राइट, क्या बोल रहे हैं? द कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के क्या कंपोनेंट होते हैं? 5' कौन सा होता है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होते हैं? ये सारी की सारी चीजें किसने पूछी है? डाई न्यूक्लियोटाइड में। तो बना देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, हम तो पूरा पढ़ के बैठे हैं, हमें थोड़ी ना डर लगता है, हम तो मैग्नेट ब्रेन से पढ़ रहे हैं, वो भी शिवानी मैम से, तो किस बात की डर। राइट, ऐसा ही जज्बा चाहिए मुझे। चलिए, तो यहां पर ये क्या है बेटा? आपकी पेंटोज शुगर। अभी ये पेंटोज शुगर पूरी पेंटोज नहीं हुई है, अभी हमें कुछ करना है इसमें, तो ये कर देते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने OH बना दिया। क्या बना दिया? OH। यहाँ पर H बना दिया, यहाँ HOH। ठीक है, मैं HOH नहीं बना रही हूँ सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि अगर मैं ये बता दूंगी तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी कि मैम आपने किस बेसिस पे बनाया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बना रहे हो या आप राइबो न्यूक्लिक एसिड बना रहे हो, क्या बना रहे हो, है ना? तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर H ही कर देती हूँ, क्योंकि सेकेंड वाले से हमको कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो ये मैंने कौन सी शुगर बनाई, जल्दी बताइए? ये मैंने बनाई राइबोस शुगर। कौन सी शुगर बनाई? राइबोस शुगर। क्यों बोल रही हूँ राइबोस शुगर? जल्दी बताइए, डीऑक्सी राइबोस है या राइबोस है? जिस बच्चे ने राइबोस बोला ना, तो उसको तो मैं मारूंगी। राइबोस कब होती? जब यहाँ पर OH होता। यहाँ मैं अगर H अकेला लिख रही हूँ, इसका मतलब ये कौन सी है? डीऑक्सी राइबोस शुगर। राइट, तो अब हम नंबरिंग कर देते हैं। ये फर्स्ट नंबर पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, एंड दिस वन इज फिफ्थ कार्बन। राइट, तो टोटल पेंटोज शुगर में कितने कार्बन है? पेंटोज बोल रहा है 5 शुगर है। ठीक है, एक शुगर रिंग से बाहर है, चार जो कार्बन है रिंग के अंदर है, और एक ऑक्सीजन है। तो ये रिंग कैसी कहलाएगी? हेट्रोसाइक्लिक रिंग। क्यों? क्योंकि इसमें 4 तो कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, तो ये रिंग कैसी कहलाती है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग। राइट, अब देखिए यहां पर पहले कार्बन से, रिंग के या शुगर के पहले कार्बन से यहां पर कौन जुड़ता है? जल्दी बताइए। नाइट्रोजन बेस। कौन जुड़ता है? नाइट्रोजन बेस। तो यहां पर
यहाँ पर क्या होती है, रिएक्शन होती है और यहाँ पर बॉन्ड बनता है किसके बीच में, नाइट्रोजन बेस के बीच में और किसके बीच में, शुगर के पहले कार्बन के बीच में, राइट। और इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं एन मतलब नाइट्रोजन बेस, एन ग्लाइकोसिडिक शब्द यूज करते हैं शुगर के लिए, तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये कौन सा लिंकेज है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में होता है, तो आप क्या बोलोगे, पेंटो शुगर के पहले कार्बन एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में, राइट। ये तो हो गया हमारा क्या, न्यूक्लियोसाइड। क्या हुआ, न्यूक्लियोसाइड। कैसे, क्योंकि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस है, मतलब ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। अब मुझे इसे न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताइए। मुझे यहाँ पर किससे इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी, मुझे यहाँ पर इसकी रिएक्शन, एक मिनट, कौन सा कलर लूँ बताइए, आप ही बता दीजिए। ये कलर लेते हैं, राइट। तो ये है हमारा P डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया H, ठीक है। ये हो गया P डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, जल्दी बताइए। यहाँ से निकल गया हमारा ये, राइट। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, जल्दी बताइए। यहाँ से निकल गया हमारा ये, तो क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, बॉन्ड। कैसा बना बॉन्ड, तो मैं सिर्फ बॉन्ड बॉन्ड लिख दूं क्या, यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये बॉन्ड बन गया, क्या बन गया, ये बॉन्ड बन गया, राइट। तो ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, जल्दी बताइए। ये बॉन्ड कहलाएगा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड कहलाएगा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या कहलाएगा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। देखिए एस्टर बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एल्कोहल और किसके बीच में बन रहा है, एसिड के बीच में। जब एल्कोहल और एसिड को मिलाते हैं तो क्या बनता है, ईस्टर। क्या बनता है, ईस्टर। और यहाँ पर कौन सा है, कौन सा आपका एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। बट हमें क्या बनाना है, डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाना है, डाई न्यूक्लियोटाइड। तो हम एक और कार्बन बनाएंगे, एक और शुगर बनाएंगे, तो एक और शुगर बना लेते। ये हो गई हमारी एक और शुगर, राइट। ये उसके ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जल्दी बताइए। यहाँ पर होगा आपका ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, जल्दी बताइए। यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये, ठीक है। यहाँ से भी क्या निकल गया, H2O। तो ये जो बॉन्ड बनेगा, ये क्या बन रहा है, दो के बीच में बन रहा है। एक ऑलरेडी एस्टर बॉन्ड है, एक एस्टर बॉन्ड ये बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, राइट। तो जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। यहाँ पर ये पहले कार्बन के साथ ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सारा आपको दिख ही रहा है। यहाँ क्या होगा, OH, ये H, ये H, ये H, ये H या OH, जो भी मानना है आप मान सकते हैं, राइट। ऊपर H है तो यहाँ पर भी हम H ही लेते हैं। चलिए
तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे हैं ये? अच्छा, इन्होंने बना दिया डायग्राम। तो मैंने क्या बोला था, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? राइबोस शुगर प्लस बेस प्लस क्या? फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा बेस? नाइट्रोजनस बेस। कौन सा बेस? नाइट्रोजनस बेस, राइट। इतना क्लियर हुआ? तो देखिए यहां पर ये कौन सी शुगर है? पेंटोस शुगर है। कौन सी शुगर है? पेंटोस शुगर है, राइट। और इस पेंटोस शुगर का ये पहला कार्बन है या नहीं? ये फिफ्थ कार्बन है। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ कार्बन। ये क्या हो गया? फिफ्थ कार्बन, ठीक है। और इस फिफ्थ कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बना है? इसे हम बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, राइट। तो कहाँ बना है? फिफ्थ एंड पर बना है। मैंने भी बनाया था। किस पे बनाया था? फिफ्थ एंड पे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद यहां पर मैंने आपको बोला था कि नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस मिलाकर क्या बनाते हैं? जल्दी बताइए। न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सॉरी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, तो वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। अब बेटा यहां पर देखिए, इस कार्बन, इस पूरे न्यूक्लियोटाइड का ये फॉस्फेट हो गया, और ये कौन सा बॉन्ड हो गया? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या हो गया? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। लिख ही देती हूं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। और एक ये भी बना है बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? पूरा, क्योंकि दो बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये कहलाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या कहलाता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, राइट। तो कौन सा कहां पर बॉन्ड है? समझ में आ गया आपको? जल्दी बताइए। देखिए यहां पर पहले कार्बन और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड कहते हैं, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया? बताइए। चलिए भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एंड क्वेश्चन नंबर 19 है डीएनए सेगमेंट हैज टोटल 1500 न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो यहां पर न्यूक्लियोटाइड जो है वो कितने हैं? 1500, 1500 न्यूक्लियोटाइड है। ओके भाई, अच्छी बात है। एंड क्या था? आउट ऑफ विच 410 आर ग्वानोसिन, ठीक है। तो ग्वानोसिन कितने हैं यहाँ पर? या ग्वानिन, सॉरी, कौन है? ग्वानिन। तो ग्वानिन कितने हैं यहाँ पर? 410। क्या है? 410। कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड, हाउ मैनी पिरामिडन बेसिस दिस डीएनए सेगमेंट पोजेस, राइट। तो भाई सिंपल सी बात है, ग्वानिन किसके साथ बेस पेयरिंग करता है? जल्दी बताइए। साइटोसिन के साथ। तो साइटोसिन कितना होगा? साइटोसिन भी 410 होगा। कितना होगा? 410। तो ग्वानिन एंड साइटोसिन कितना हो गया? बताइए। ग्वानिन प्लस साइटोसिन जो है, प्लस साइटोसिन इक्वल टू 410, 410 कितना हो गया? 820। कितना हो जाएगा? 820, राइट। अब इसका मतलब है 1500 में से, 1500 में से आप 820 को माइनस कर दो। क्या कर दो? 820 को माइनस कर दो, तो आपका कितना आएगा? 0, 10 कैरी ओवर 8, यहाँ पर 14, 14 में से 8 गए तो 6, मतलब अभी 680 न्यूक्लियोटाइड बचे, राइट। और ये 680 न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या हो जाएगा आपका? AT प्लस, है ना, ए एडेनिन प्लस थायमिन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 680। कितना हो जाएगा? 680। मतलब एडेनिन अकेला कितना हो जाएगा? एडेनिन और ग्वानिन जो होगा वो इक्वल होगा, मतलब कितना होगा? 340। कितना हो जाएगा? 340। और थायमिन भी कितना हो जाएगा? 340। और इन्होंने हमसे क्या पूछा? पिरामिडिन। कौन पूछा? पिरामिडिन। तो पिरामिडिन क्या होता है? पिरामिडिन क्या होगा? साइटोसिन प्लस थायमिन।
साइटोसिन प्लस थायमिन, कट होता है ना पिरामिडन कट, तो थायमिन प्लस साइटोसिन। तो हम देख लेते हैं साइटोसिन कितना है यहाँ पर 410, ठीक है। उसके बाद थायमिन कितना है 340 प्लस 340, तो टोटल कितना हो जाएगा 750। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा जल्दी बताइए, 750 न्यूक्लियोटाइड होंगे जिसमें क्या प्रेजेंट होगा पिरामिडिन, क्या प्रेजेंट होगा पिरामिडिन, राइट। ये क्वेश्चन जो है कब आया है सीबीएसई 2015 में, कब आया है सीबीएसई 2015 में, राइट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा सॉल्व करके दिखाया मैंने कैसे आंसर आएगा, राइट। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या करा है इन्होंने, हाँ G प्लस सी मतलब G 410 है, मतलब C भी 410 होगा, तो यहाँ पर 820 आ गया। मेरा भी यही आया था क्या, एक मिनट, 820 था मेरा, 840 लिख दिया मैंने, क्या लिखा था, हाँ सही तो है। चलो तो यहाँ पर ओके 820, फिर A प्लस टी कैसे निकालेंगे, 1500 माइनस 820 तो 680 आ गया। उसके बाद क्या है यहाँ पर हमें पिरामिडिन मिल गया कट, हाँ बिल्कुल सही है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया बताइए। तो आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 20 है प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी रिजॉल्व अराउंड आरएनए बट इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इट वाज रिप्लेस्ड बाय डीएनए जस्टिफाई। तो पहला वही क्या बात आ रही है कि जो आरएनए है वो क्या है, सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी रिजॉल्व अराउंड आरएनए, ठीक है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो कहाँ पर रिजॉल्व कर रही, कहाँ घूम रही, पूरे आरएनए के इर्द गिर्द, बट इन द इवोल्यूशन कोर्स इट वॉज रिप्लेस्ड बाय डीएनए। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये मशीनरी जो है इसको किसने रिप्लेस्ड कर दिया, डीएनए। तो क्या रीज़न है इसका बताइए। तो जैसे कि हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई डीएनए जो है वो क्या है, मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू आरएनए, है ना। आरएनए वर्ल्ड में यही बोला है कि आरएनए पहले जेनेटिक मटेरियल था, उससे इवॉल्व हुआ है डीएनए। क्यों इवॉल्व हुआ है, इवॉल्व क्यों होती चीज़, अच्छे होने के लिए, खराब होने के लिए। आप इवॉल्व हो रहे हो अच्छे बनने के लिए या खराब बनने के लिए, ऑब्वियस सी बात है अच्छे बनने के लिए, लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए। पढ़ाई क्यों कर रहे हो, अपना कैरियर जो है वो बनाने के लिए, राइट, अपने गोल जो है वो पूरे करने के लिए। तो सेम बात है यहाँ पर, जो इवोल्यूशन हुआ है, जो डीएनए बना है वो क्यों बना, ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल के जैसे क्यों ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, डीएनए या जेनेटिक मटेरियल की मैं बात करूं तो वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेबल। उसमें म्यूटेशन फास्ट नहीं होने चाहिए, उसमें म्यूटेशन कैसे होने चाहिए, स्लो होने चाहिए, राइट। और यही चीज़ डीएनए ने अपना ली थी, इसलिए वो बहुत अच्छा जेनेटिक मटेरियल बन गया। इसलिए वो ज़्यादातर एनिमल्स में जेनेटिक मटेरियल के जैसे काम करता है। क्यों, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, उसने अपने अंदर केमिकली एंड स्ट्रक्चरली अपने आप को ज़्यादा स्टेबल बना लिया। कैसे बनाया, देखिए केमिकली स्टेबल बनाने के लिए उसने अपनी जो पेंटोज शुगर है उसके सेकंड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा था उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन जो था उस पर लोन पेयर प्रेजेंट था, और लोन पेयर किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग शो कर सकता है तो अनस्टेबिलिटी आ सकती है। तो उसने बोला भाई तू ही जा, मुझे तो स्टेबल बनना है, अगर मुझे तुझे त्यागना पड़े तो मैं त्याग दूंगा। ये हो गया। दूसरा कारण क्या था, नाइट्रोजनस बेस में आरएनए में क्या होता है जल्दी बताइए, यूरेसिल, वहीं पर डीएनए में थायमिन होता है। तो थायमिन जो है डीएनए को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू आरएनए, राइट, मतलब यूरेसिल के कंपैरिजन में, राइट। फिर बात करते हैं कि डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चरली ज्यादा स्टेबल है। डीएनए में क्या है भाई, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, राइट। तो इसको ज़्यादा स्टेबल बनाता है और इसमें म्यूटेशन का रेट क्या होता है, स्लो होता है, राइट। वहीं पर हम आरएनए की बात करें तो ये प्रोन है म्यूटेशन के लिए, फास्ट म्यूटेशन के लिए, और स्टेबिलिटी इसकी क्या है, कम है, मतलब रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ओके चलिए तो देख लेते हैं एक बार। Since RNA was unstable and prone to mutation, okay, इन्होंने क्या बोला कि RNA जो होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल and prone to mutation. DNA evolved from RNA. ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि RNA वर्ल्ड में क्या बोल रहा है ये,
कि आरएनए जो है उसी में इवोल्यूशन हुआ तो क्या बना, डीएनए बना विथ केमिकल मॉडिफिकेशन। कैसे इवॉल्व हुआ है आरएनए से डीएनए, केमिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू, दैट मेक्स इट मोर स्टेबल। किसकी बात कर रहे हैं, मोर स्टेबल, डीएनए की, ठीक है। डीएनए हैज डबल स्ट्रैंडेड नेचर, डीएनए में क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंड होती है, राइट, एंड हैज कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड्स, और डीएनए में क्या होती है, कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड। These further resist change by evolving a process of repair, ठीक है। ये क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं फर्दर चेंजेस को, किसको, फर्दर चेंजेस को। तो जल्दी से बिना किसी देरी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है एक्सप्लेन द टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग स्टेबिलिटी ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो बताइए भाई, दो फैक्टर जो कि क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से यहाँ पर क्या हो रही है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आ रही है। क्या आ रही है, स्टेबिलिटी। क्यों, क्योंकि वो वहाँ पर बॉन्ड बना के रखता है, वो वहाँ पर उसे हटने नहीं देता, उसके स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होने देता, राइट। सिंपल सी बात है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस में यूरेसिल की जगह क्या प्रेजेंट है, थायमिन प्रेजेंट है, जो कि उसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। चलिए तो देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका आया है सीबीएसई 2014 में, कब, 2014 में। तो देखिए, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल for conferring stability to double helix structure are presence of hydrogen bonds। तो क्यों भाई, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो कि इसको क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी। द प्लेन of one base pair stacks over the other, complementary presence of thymine in place of uracil, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंस ऑफ थायमिन इन प्लेस ऑफ यूरेसिल इसको क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मैंने ये दो ही पॉइंट बोले थे, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू सी टू डिफरेंट टाइप ऑफ रेप्लिकेटिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दो रेप्लिकेटिंग स्ट्रैंड दिख रही है इन द गिवन डीएनए रेप्लिकेटिंग फॉर्क। तो इसको बोलते हैं बेटा रेप्लिकेटिंग फॉर्क। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेप्लिकेटिंग फॉर्क, ठीक है। एक्सप्लेन नेम दी स्ट्रैंड, राइट। तो बेटा देखिए, यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड है, ठीक है, जो कि रन कर रही है कहाँ से कहाँ, 3' to 5' वाली, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। इसे हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये जो है 5' to 3', ये है लीडिंग स्ट्रैंड। क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। क्यों बोल रही हूं मैं इसको लैगिंग और इसको लीडिंग, तो देखिए बेटा, आपको पता है पॉलीमराइजेशन जो होता है वो कहां से कहां होता है, 5' एंड टू 3' एंड पर। कहां होता है, 5' एंड टू 3' एंड पर। तो देखिए, यहां पर पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हुआ 5' टू 3' और ये कंटिन्यू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बीच में फिर छोड़ना पड़ रहा है, फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है, फिर छोड़ना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन। क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉन्टिन्यूअस पॉलीमराइजेशन, राइट। राइट, बट यहां पर देखिए आप, क्या हो रहा है, जो पॉलीमराइजेशन हो सकता है वो कौन से डायरेक्शन में हो सकता है, 5' टू 3'। किस डायरेक्शन में हो सकता है, 5' टू 3'। मतलब ये 5' एंड है,
ठीक है, तो यहाँ पर इसका 3 डैश एंड होगा, यहाँ 3 डैश एंड है तो यहाँ 5 डैश, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया इतना ही कर पाएगा, फिर रुकना पड़ेगा, फिर दूसरा करना पड़ेगा, फिर रुकना पड़ेगा, फिर दूसरा करना पड़ेगा, फिर रुकना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्या मिल रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस पॉलीमराइजेशन। यहाँ क्या मिल रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस पॉलीमराइजेशन, राइट। यहाँ पर आपको क्या मिल रहे हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। लैगिंग स्ट्रैंड में आपको क्या मिल रहा है, इनको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, ठीक है, राइट, क्लियर है। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई 2011 में आया है। कब आया है, सीबीएसई 2011 में, राइट। चलिए तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो देखिए, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम है, क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मतलब क्या है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, बिल्कुल कैसे देखना है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएनए बन रहा है, तो कौन सा एंजाइम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज। किस पर डिपेंड होकर डीएनए बन रहा है, डीएनए पर ही डिपेंड होकर, डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस पर डिपेंड होकर डीएनए बन रहा है, तो क्या कहलाएगा, डीएनए पर डिपेंड होकर डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है, राइट। तो एंजाइम का नाम क्या कहलाएगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कैटालाइजेस पॉलीमराइजेशन, क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर 5 डैश एंड से वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाएगा और एक न्यूक्लियोटाइड की चेन बना लेगा, इसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, राइट। ओनली इन वन डायरेक्शन, इट मीन्स 5 डैश एंड टू 3 डैश एंड, मैंने यही बोला। देयरफॉर इन वन स्ट्रैंड विथ पोलैरिटी 3 डैश एंड टू 5 डैश एंड, जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 डैश एंड टू 5 डैश एंड है, वो क्या करेगी, कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन शो करेगी। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, राइट। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर ये क्या है, 3 डैश एंड है, ये क्या है, 5 डैश एंड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका, सॉरी एक मिनट, ये क्या है, इसका 3 डैश एंड है और ये इसका क्या है, 5 डैश एंड है, राइट। तो यहाँ पर इनने बोला कि जिसकी ये पोलैरिटी होगी वो तो क्या करेगा, कंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन करेगा, क्योंकि ये जो बनेगी इसकी ये 5 डैश एंड होगा और ये क्या होगा, 3 डैश एंड। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन होगा, मतलब क्या होगी, ये लीडिंग स्ट्रैंड, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं, प्लेस वेयर द अदर स्ट्रैंड with polarity 5 dash to 3 dash carries out discontinuous replication। जिस दूसरी स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 डैश टू 3 डैश होगी, उसमें क्या देखने को मिलेगी, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। क्यों, द स्ट्रैंड विथ पोलैरिटी 3 डैश टू 5 डैश कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड एंड द स्ट्रैंड विथ पोलैरिटी 5 डैश टू 3 डैश कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। क्या मैंने यही सिखाया, अभी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, गिवन बिलो इज द नेम ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ अ डीएनए सेगमेंट्स। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ पर डीएनए सेगमेंट की एक स्ट्रैंड दी है जिसमें क्या है, टी ए सी जी टी हो गया, ठीक है। फिर क्या है, टी ए सी जी टी ए, ओके। फिर क्या हो गया, सी जी टी। फिर क्या हो गया, ए सी जी, एक मिनट, टी ए सी जी टी ए सी जी टी, देन ए सी जी, फिर टी ए सी जी, ठीक है। ये क्या है, एक स्ट्रैंड है, ठीक है। ये 5 डैश एंड है और ये 3 डैश एंड है, ओके। अब बोल रहे राइट द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, क्या बड़ी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लिख देते हैं हम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका 5 डैश एंड, यहाँ से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगा। तो टी का क्या आएगा, ए का क्या आएगा, टी, सी का जी का सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, राइट। तो ये हमारी पोलैरिटी हो गई,
ठीक है, चमका, जल्दी बताइए। तो ये क्या होगी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ पॉसिबल आरएनए स्ट्रैंड दैट कैन बी ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द अबव डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड। ओके, तो भाई अब हमें क्या बनाना है, आरएनए की स्ट्रैंड बनानी। क्या बनानी है, आरएनए की स्ट्रैंड, तो वो भी बना लेते हैं। चलिए इसको लिखिए पहले। ओके, अब देखिए, तो मैं आरएनए की स्ट्रैंड बनाऊंगी, तो इसी को मेरे को क्या करना है बताइए। यहाँ पर जो स्ट्रैंड है इसमें क्या करना है, मुझे चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पर टी है तो टी की जगह क्या आ जाएगा, यू। क्या आ जाएगा, यू, राइट। तो यहाँ यू आ गया। ए है तो क्या आ जाएगा, ए। एक मिनट, सॉरी, यहाँ टी है तो ए आ गया, ए है तो यू आ गया, सी है तो जी आ गया, ठीक है। जी है तो सी आ गया, टी है तो ए आ गया, ए है तो यू आ गया, सी है तो जी, जी है तो सी, टी ए तो यू, जी सी ए यू जी सी, राइट। तो ये हमारी क्या बन गया, आरएनए। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आरएनए। क्या बन जाएगा, आरएनए। तो जल्दी से देख लीजिए क्या हमने सही बनाया, जल्दी फटाफट देखिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने, एक बार हम चेक कर लेते हैं, इसको मिला लेते हैं आंसर से। तो इसको जरा थोड़ा सा इधर खसका देते हैं, है ना। ओके, चलिए अब लगाते हैं हम। तो क्या है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का। किसका था, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का, वो तो ये थी। तो देख लीजिए, ए टी जी सी ए टी सी जी ए, बिल्कुल, टी जी सी ए, फिर टी जी सी। तो ये तो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो गई थी। उसके बाद ऊपर वाली स्ट्रैंड, ये वाली स्ट्रैंड कौन सी थी, आरएनए की। तो देख लेते हैं क्या है, ए यू जी सी ए यू जी सी ए, पूरा सेम है, आप देख लो, राइट। तो यहाँ पर पूरे सेम अपनी स्ट्रैंड बन चुकी है। ये क्वेश्चन जो है ये कब आया हुआ है बेटा, ये आया हुआ है हमारा 2020 में। कब, 2020 में। कब आया है, 2020। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, याद रखना ऊपर नीचे मत कर देना। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, ठीक है, ये मतलब इसका है, और ये वाला जो है ये इसका है। नहीं तो पता चले उल्टा कर दो, बोलते मैम आपने उल्टी बनवा दी। उल्टी नहीं बनवाई मैंने, राइट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, एंड क्वेश्चन नंबर 24 है, इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल एक्सप्लेनिंग गिविंग 3 रीजन। चलिए भाई, आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, पहला जेनेटिक मटेरियल था, इसका क्या रीजन है, जल्दी बताइए। मैं बहुत बार बता चुकी हूं, जल्दी बताइए क्या है, जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए तो देखिए रीजन क्या था, मेटाबॉलिज्म, प्रोसेस लाइक मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, भाई सब में इवॉल्व अराउंड आरएनए। तो आरएनए जो है वो मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग सबके इर्द गिर्द घूम रहा है। मतलब ये जो प्रोसेस है वो किसके इर्द गिर्द है, आरएनए के इर्द गिर्द, राइट। फिर आरएनए इज रिएक्टिव एंड कैटालाइज रिएक्शंस। आरएनए कैसा होता है, मोर रिएक्टिव। मैंने अभी बताया था कि आरएनए जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू डीएनए। तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, मतलब स्टेबिलिटी कम, मतलब म्यूटेशन ज्यादा फास्ट होगा। इन सम वायरसेस आरएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल। तो कुछ वायरस में आरएनए जो होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटरी मटेरियल। जैसे कि मैंने बात करा था टोबैको मोज़ेक वायरस, तो टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल, राइट। फिर आरएनए इज अनस्टेबल एंड कैन बी इजीली म्यूटेटेड लीडिंग टू इवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फिर से वही बात समझाई थी कि आरएनए जो होता है वो अनस्टेबल होता है, मतलब यहाँ पर आपको इजीली म्यूटेशन देखने को मिल जाएगा। म्यूटेशन का रेट जो है वो क्या होगा, फास्टर होगा एज कंपेयर टू डीएनए, राइट। चलिए तो जल्दी से ये तीनों चारों पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, एंड क्वेश्चन नंबर 25 है डिस्क्राइब द इनिशिएशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। चलिए भाई, बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट कराना है तो हम क्या कराते हैं बताइए जल्दी। हमने देखा है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर
मैं सिंपल सी बात करूं, ये मेरे पास क्या है, डीएनए है। ठीक है, ये क्या है, डीएनए। ये इसका 5' एंड है, ये 3' एंड है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 3' एंड, तो ये 5' एंड। ओके, क्लियर है? जल्दी बताइए। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, डीएनए से आरएनए का बनना। और मैंने बोला था इनिशिएशन प्रोसेस में क्या होता है, मैंने बोला था कि भाई आरएनए पॉलीमरेज नाम की कोई चीज होती है। क्या होती है, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। और ये जुड़ता है कोफैक्टर के साथ। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज अकेला इनिशिएशन नहीं करा सकता, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूं कि आरएनए पॉलीमरेज अकेला इनिशिएशन नहीं करा सकता। वो इस डीएनए की पूरी स्ट्रैंड पे घूमता रहेगा, बट वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट नहीं करा सकता। राइट? वो इनिशिएशन कब होगा, जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन जुड़ेगा, कौन बाइंड करेगा, सिग्मा फैक्टर। तो ये क्या है, सिग्मा फैक्टर। जैसे ही सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ गया, कहां पर, इनिशिएशन रीजन पर। राइट? इनिशिएशन रीजन मतलब प्रोमोटर रीजन पर। कहां पर, प्रमोटर रीजन पे। सपोज जैसे कि ये वाला रीजन क्या है, प्रमोटर रीजन। ये क्या हो गया, प्रमोटर। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे जाएगा, किसके साथ, सिग्मा फैक्टर के साथ, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, इनिशिएट हो जाएगी, मतलब स्टार्ट हो जाएगी। राइट? फिर उसके बाद फर्दर जो प्रोसेस होगी वो इलॉन्गेशन, और आफ्टर इलॉन्गेशन क्या होगा, टर्मिनेशन की प्रोसेस। क्या होगी, टर्मिनेशन की प्रोसेस। राइट? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो हो गया। अब आंसर देख लेते हैं एक बार, क्या बोल रहे हैं ये। तो देखिए, इन बैक्टीरिया द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए, the transcription of all the 3 types of RNA, मतलब mRNA, tRNA and rRNA is catalyzed by single DNA dependent enzyme called RNA polymerase. right? तो मैंने बोला था ना, यहाँ पर RNA polymerase के टाइप नहीं होते, बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल में RNA polymerase के टाइप नहीं होते। राइट? द RNA polymerase has cofactor that catalyzes the process during initiation, और इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा फैक्टर। राइट? recognizes the start signal and promoter region on DNA, which then along with RNA polymerase binds to the promoter to initiate transcription। तो भाई क्या होता है, यहाँ पर प्रमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज विथ सिग्मा फैक्टर, किसके साथ, सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ता है, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को क्या कराता है, इनिशिएट कराता है। क्या कराता है, इनिशिएट। राइट? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, डिस्क्राइब द इलॉन्गेशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। जैसे कि अभी हमने इनिशिएशन पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन की दूसरी स्टेप होती है इनिशिएशन के बाद इलॉन्गेशन। राइट? इनिशिएशन पहली स्टेप, देन इलॉन्गेशन, और आखिरी स्टेप जो थर्ड स्टेप होती है वो होती है टर्मिनेशन। राइट? तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इलॉन्गेशन की। तो हमने देखा इनिशिएशन में क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ आया, किस रीजन पे, प्रमोटर रीजन पे जुड़ा, और क्या कराया, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट कराया। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनिशिएट होती है, तो वहां से आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर डिटैच होता है, बाहर निकलता है, एंड आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव करता है डीएनए की स्ट्रैंड पर, और क्या करता है, इलॉन्गेशन करता है, किसका, आरएनए का। राइट? मतलब आरएनए से कौन, आरएनए पॉलीमरेज से कौन हट जाता है, कौन डिटैच हो जाता है, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इलॉन्गेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। इलॉन्गेशन में क्या होता है, यहां पर सिर्फ बेसिस क्या होते हैं, बेसिस जुड़ते जाते हैं। ठीक है? ओके, समझ में आया? मतलब इलॉन्गेशन का मतलब ही क्या है, आरएनए जो है वो इलॉन्गेट हो रहा है, बढ़ रहा है। राइट? चलिए, तो एक बार चेक कर लीजिए। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, आफ्टर इनिशिएशन आरएनए पॉलीमरेज
loses the sigma factor and continues the polymerization, right? तो क्या करते हैं, इनिशिएशन के बाद आरएनए पॉलीमरेज किसको छोड़ देता है, किसको लूज कर देता है, सिग्मा फैक्टर को, बट कंटिन्यूज द पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं, पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, मतलब यहां पर राइबोन्यूक्लियोटाइड को ऐसे जोड़ते जा रहे हैं और आरएनए को इलोंगेट कर रहे हैं, राइट? अब क्या बोल रहे हैं, इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट। ये किसको यूज करते हैं, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को किसके जैसे, सबस्ट्रेट के जैसे यूज करते हैं, एंड पॉलीमराइजेस इन टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन। ठीक है, टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन का मतलब क्या है, ये अगर आपसे पूछा जाए कि भाई प्रोडक्ट बना क्या, NaCl, क्या बना, NaCl, ठीक है, तो हम बोलते हैं इसका जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, ठीक है, या मैं सिंपल सी बात करूं सबस्ट्रेट क्या है, तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट वर्ड यूज ना करके मैं सबस्ट्रेट वर्ड यूज कर रही हूँ, तो Na, ठीक है, प्लस Cl, ठीक है, यहाँ पर Na और Cl जो है वो मिलकर क्या बनाता है, जल्दी बताइए, NaCl, ठीक है, क्या बनाता है, NaCl, ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? बट बात ये हो रही है भाई कि ये प्रोडक्ट जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, इन सबस्ट्रेट से। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या यूज करा है हमने, जल्दी बताइए, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट, और इनको जोड़ते गए किस मैनर में, टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में, किसमें, टेम्पलेट पर रख के, ये डीएनए की टेम्पलेट स्टैंड है, ये क्या है, डीएनए की टेम्पलेट स्टैंड है, तो इस टेम्पलेट स्टैंड, ये देखो यहाँ पर ये टेम्पलेट स्टैंड है, और इस टेम्पलेट स्टैंड पे यहाँ पर देखो आरएनए को क्या करा है, रखा गया है, और आरएनए फॉर्म होते जा रहा है, राइट? तो यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है वो टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में हो रहा है, बेटा याद रखना है ये पॉइंट, ये स्टार मार्क कर लेना, टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन, फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी, और क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंटरिटी के रूल को फॉलो कर रहे हैं कि भाई अगर A है तो आरएनए में क्या आएगा, T है तो क्या होगा, G है तो आरएनए में क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंटरिटी को ये क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए ये क्वेश्चन कब आया था, 2010 में, कब आया था, 2010 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, और इसको रीड कीजिए। तो क्या बोला है इन्होंने, जल्दी देखिए, हाउ इज HNRNA प्रोसेस्ड टू फॉर्म mRNA, राइट? तो HNRNA को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, क्या बोलते हैं, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। mRNA को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैसेंजर आरएनए, क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइट? तो इनका कहना है हेट्रोजिनस न्यूक्लियस आरएनए को मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो ये कब करते हैं हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, राइट? तो क्या होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में, कैसे होता है देखते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, HNRNA, क्या है, HNRNA, और इस HNRNA में क्या प्रेजेंट है, ये एक्सॉन प्रेजेंट है, ये क्या प्रेजेंट है, एक्सॉन, राइट? ये क्या प्रेजेंट है बेटा, इंट्रॉन्स, ये क्या है, इंट्रॉन्स, समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है, एक्सॉन्स है और इंट्रॉन्स है, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, ठीक है, किसका, HNRNA का, राइट? ये क्या है बताइए, एक्सॉन, और ये क्या है, इंट्रॉन। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग, क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग, राइट? स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, कैसे करते हैं, देखिए पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग करने में हम सबसे पहले क्या करेंगे
यहाँ पर 5' एंड पर HNRNA के 5' एंड पर हम कैपिंग करेंगे। क्या करेंगे? कैपिंग। तो ये मैंने कर दी कैपिंग, राइट। किसकी कैपिंग करी? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की। किसकी? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। राइट, किसकी करी? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की, राइट। फिर हम करते हैं टेलिंग, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? टेलिंग। और टेलिंग होती है कहाँ पर? 3' एंड पर। कहाँ पर होती है? 3' एंड पर। तो ये हो गई ट्वेलिंग। क्या हो गई? टेलिंग। तो ये टेलिंग किसकी होती है बेटा? यहाँ पर होती है ये टेलिंग एडिनाइलेट रेसिड्यू की। किसकी? एडिनाइलेट रेसिड्यूज की। ओके, इसमें 200 to 300 बेस पेयर ऑफ एडेनिन इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। इससे हमने क्या कहा? जल्दी बताइए। टेलिंग। तो टेलिंग कहाँ हो रही है बेटा? 3' एंड पर। और कैपिंग जो है वो कहाँ हो रही है? बताइए। 5' एंड पे। इसे हम क्या कहेंगे? जल्दी बताइए। इस प्रोसेस को हम कहेंगे कैपिंग। क्या कहेंगे? कैपिंग। तो कैपिंग हुई, फिर टेलिंग हुई। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा? जल्दी बताइए। नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा? स्प्लाइसिंग। क्या होता है? स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं? इन इंट्रॉन्स को निकाल देते हैं, कट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, राइट। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, ठीक है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंट्रॉन सारे निकल जाएंगे, तो यहाँ पर इस HNRNA में सिर्फ क्या बचेंगे? एक्सॉन्स बचेंगे। और उन एक्सॉन को हम क्या कर देंगे? रीजॉइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। तो अब आपको जो मैच्योर्ड RNA मिलेगा, अब जो आपको मैच्योर्ड RNA मिलेगा, अब जो आपको मैच्योर्ड RNA मिलेगा, या मैं बोलूं प्रोसेस्ड RNA मिलेगा, ठीक है। मैच्योर्ड या प्रोसेस्ड RNA जो मिलेगा उसमें सिर्फ क्या मिलेगा आपको? बताइए। ये है मैच्योर्ड या प्रोसेस्ड RNA, राइट। ये इसका 5' एंड है, ये 3' एंड है। और यहाँ पर अब सिर्फ आपको क्या मिलेंगे? एक्सॉन्स। क्या मिलेंगे? एक्सॉन्स, नो इंट्रॉन्स, राइट। ये सिर्फ क्या है? एक्सॉन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? mRNA है। क्या है? mRNA। ये हमारा क्या है? mRNA, ठीक है। इस RNA को हम क्या बोलते हैं? इस RNA को हम बोलते हैं प्रोसेस्ड RNA, या क्योंकि प्रोसेसिंग की है हमने इसमें, प्रोसेस्ड RNA। और क्या बोलते हैं? मैच्योर्ड RNA। क्या बोलते हैं? मैच्योर्ड RNA, राइट। तो जल्दी से बिना किसी देरी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ये क्वेश्चन 2 साल रिपीट हुआ है। देखिए 2012 में भी आया है एंड उसके बाद 2019 में आया है। कब आया है? 2019 में, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा, राइट। चलिए तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। HNRNA undergoes the following processes to form mRNA, राइट। HNRNA किस में जाता है? प्रोसेसिंग में जाता है और क्या बनता है? mRNA। तो उस प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले होती है कैपिंग। क्या होती है? कैपिंग। कैपिंग में क्या होता है? एडिशन होता है किसका? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का। किसका? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का। कहां पर? 5' एंड पर। कहां पर? 5' एंड पर, राइट। फिर दूसरी स्टेप जो होती है वो क्या होती है? टेलिंग। और टेलिंग में क्या करते हैं हम? एडिशन करते हैं 200 से 300
एडिनाइलेट रेसिड्यू का, किसका, एडिनाइलेट रेसिड्यू का, कहां पर, 3' एंड पर, क्या मैंने यही लिखवाया था। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड रीजॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। क्या करते हैं स्प्लाइसिंग में, रिमूव करते हैं किसको, इंट्रॉन्स को। इंट्रॉन का मतलब क्या होता है, इंटरवेनिंग सेगमेंट, क्या होता है, इंटरवेनिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना। और ये किसमें हेल्प नहीं करते, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं करते, नो रोल ना, या मैं बोलूं नॉट कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, नॉट कोड फॉर प्रोटीन, ओके। इसलिए भाई ये प्रोटीन जब बनाने में मदद ही नहीं कर रहा है तो हम इसे रख के क्या करेंगे, राइट। तो जल्दी से इसको हटाना पड़ेगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, राइट। तो एचएनआरएनए बना कहां पर, न्यूक्लियस में, और इसकी प्रोसेसिंग होकर एमआरएनए कहां जाता है बेटा, ये जाएगा आपका साइटोप्लाज्म में। तो स्प्लाइसिंग की या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहां होता है आपका, जल्दी बताइए, वो होता है आपका न्यूक्लियस में, राइट। चलिए सारे पॉइंट में जहां पर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं वो सारे पॉइंट मैं आपको याद दिला रही हूं, प्लीज आप सारे अच्छे से नोट्स बनाइए, हर एक पॉइंट को इंक्लूड करिए उसमें। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, राइट द कंक्लूजन ड्रॉन बाय ग्रिफिथ, ठीक है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था किस पर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर, एट द एंड ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, राइट। चलिए भाई, जब इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे एक्सपेरिमेंट किया था तो इन्होंने देखा था कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है उसको इंजेक्ट किया, उसका जो आर स्ट्रेन है उसको इंजेक्ट किया किसमें, माइस में। तो माइस जो है उसको निमोनिया नहीं हुआ और माइस जो है वो लाइव है, राइट, अलाइव है, ओके। फिर दूसरा क्या किया, उन्होंने एस्ट्रेन को डाला, क्या करा, एस्ट्रेन को डाला। जैसे ही उन्होंने एस्ट्रेन को डाला तो जो चूहा था वो मर गया, किसकी वजह से मरा, ड्यू टू निमोनिया की वजह से, राइट। थर्ड उन्होंने क्या किया, अब थर्ड उन्होंने हीट किल्ड एस्ट्रेन को डाला, तो इस कंडीशन में भी जो माइस था वो जिंदा रहा, राइट। बट फिर उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ डाला, तो देखा कि माइस इस कंडीशन में भी मर गया। तो इससे पता चला कि कैसे ना कैसे जो हीट किल्ड एस्ट्रेन है वो आर स्ट्रेन को क्या कर रहा है, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। और जो आर स्ट्रेन पहले नॉर्मल था, जो कि इनफेक्ट कॉज नहीं कर रहा था, जो कि वायरुलेंट नहीं था, वो हीट किल्ड एस्ट्रेन की वजह से, उसके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से किसमें, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और कन्वर्ट हो गया किसमें, एस्ट्रेन में, राइट। क्लियर है। फिर हाउ डिड ओ ओवेरी and C. MacLeod and M. McCarthy proved that DNA was the genetic material, ठीक है। तो कैसे मैकार्टी, एवेरी एंड मैक्लियोड ने कैसे प्रूव किया कि ये जेनेटिक मटेरियल है। फिर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। वायरस की उसको उन्होंने क्या करा, हटा दिया, इस पे आरएनए से वो कराया। जब आरएनए से उन्होंने आरएनए जो होता, आरएनए एंजाइम जो होता है वो आरएनए को डाइजेस्ट कर जाता है, तो इन्होंने देखा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फिर इन्होंने प्रोटीएज से कराया तो भी देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे डीएनए को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो डीएनए ने किसको डाइजेस्ट कर दिया, डीएनए एंजाइम ने डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, तो देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इससे पता चला कि भाई यहाँ पर डीएनए एक्ट कर रहा है एज अ जेनेटिक मटेरियल, ना कि आरएनए या प्रोटीन। क्लियर है। चलिए तो देखते हैं, इनका कहना है एट द एंड ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, है ना, ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन बाय द हीट किल्स एस स्ट्रेन इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, राइट। तो इन्होंने क्या देखा कि जो आर स्ट्रेन है वो ट्रांसफॉर्म हो गई किसमें, एस स्ट्रेन में, किसकी मदद से, हीट किल्ड आर स्ट्रेन की मदद से और जेनेटिक मटेरियल। दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मेड द आर स्ट्रेन वायरुलेंट, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने आर स्ट्रेन को क्या कर दिया, वायरुलेंट कर दिया। कैसे, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन से। तो इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन की वजह से यहाँ पर आर स्ट्रेन में क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, और आर स्ट्रेन क्या बन गया, वायरुलेंट, राइट। ठीक है। नॉर्मली आर स्ट्रेन क्या होता है, नॉन वायरुलेंट, और एस स्ट्रेन क्या होता है, वायरुलेंट।
बट इन्होंने जब आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन के साथ डाला तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, तो देखा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्म होता है, राइट। और इसी चीज को प्रूव किया, ठीक है, किसने, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने। तो देखिए दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, इन्होंने क्या किया, बायोकेमिकल्स को प्यूरिफाई किया, उनको एक्सट्रैक्ट किया, और वो बायोकेमिकल क्या थे, प्रोटीन थे, डीएनए एंड आरएनए एक्सेट्रा, राइट, फ्रॉम द हीट किल्ड स्ट्रेन से। भाई ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ था, जो हीट किल्ड स्ट्रेन था उसकी वजह से हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है उसी से बायोकेमिकल निकालेंगे, उसी से पता करेंगे कि भाई इस मरे हुए की वजह से भी ऐसी क्या चीज थी जो ट्रांसफॉर्म हुई, राइट। तो दे डिस्कवर्ड दैट, उन्होंने क्या देखा कि डीएनए अलोन फ्रॉम बैक्टीरिया, एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। तो उन्होंने देखा सिर्फ डीएनए ऐसा था जो कि एस बैक्टीरिया को किस में कन्वर्ट किया, आर बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन किया, राइट। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसे हम प्रोटीएजेस कहते हैं, एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसे हम आरएनएस कहते हैं, डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने देखा भाई हमने प्रोटीएज एंजाइम को डाला तो प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फिर इन्होंने देखा कि आरएनएस को डालकर देखते हैं, भाई आरएनए भी तो हो सकता है, तो उन्होंने आरएनएस को डाल के देखा तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जैसे ही उन्होंने डीएनएस को डाला तो देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इस वजह से पता चला कि भाई डीएनए जो है वो एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल या ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, ठीक है। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट प्रोटीन और आरएनए। इस चीज से ये पता चला कि आरएनए और प्रोटीन जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं है। डाइजेशन विथ डीएनए डिड नॉट इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, सॉरी, डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे ही इन्होंने डीएनए एंजाइम डाला तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखा, ठीक है। चलिए, suggesting that DNA caused the transformation, they concluded that DNA is a hereditary material। और इस चीज से क्या प्रूफ हो गया कि डीएनए जो है क्या है, वो हेरिडिटरी मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, इनहिबिट हो गया क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, जब डीएनए को क्या किया, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, एंड क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये आया है आपके 2010 में। कब आया है, 2010 में, राइट। तो देखिए, वेयर डू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट रिस्पेक्टिवली, एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्सिटीज इन द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स दैट नॉट सीन इन द बैक्टीरिया। ओके, तो हम बात करते हैं दो प्रोसेस की, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की। किसकी बात करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की। तो पहली प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जैसी चीज नहीं होती, वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियोइड। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म को क्या नहीं करती, सेपरेट नहीं करती, राइट। तो यहां पर मैं अगर बात करूं तो प्रोकैरियोट्स की मैं बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में यहां पर भी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ओके। तो यहां देखिए जो प्रोकैरियोट्स हैं, राइट, इनकी जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है बेटा कहाँ होती है, जल्दी बताइए, साइटोप्लाज्म में। वैसे मैं क्या बोलना चाहती थी, साइटोसोल, बट ठीक है, क्या बोल रही हूँ, साइटोप्लाज्म में, राइट। यूकैरियोट की ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, राइट, या मैं बोल दूँ न्यूक्लियस में, राइट, न्यूक्लियोप्लाज्म या
न्यूक्लियस। वहीं पर यहाँ पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो है वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, और यूकैरियोट में भी कहाँ होती है, जल्दी बताइए, साइटोप्लाज्म में, राइट। तो बेटा देखिए प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होती है वो कपल्ड प्रोसेस होती है। क्या होती है, कपल्ड। दोनों कहाँ चल रही है बताइए पहले, दोनों की दोनों चल रही है आपकी साइटोप्लाज्म में। कहाँ चल रही है, साइटोप्लाज्म में। मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, उससे पहले क्या स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसलेशन। वहीं पर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर पहले आरएनए बनता है, ठीक है, वो एचएनआरएनए बनता है, फिर उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है, फिर एमआरएनए बनता है, और वो एमआरएनए आता है साइटोप्लाज्म में। जब वो एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आता है तब जाकर क्या होता है यहाँ पर बताइए, ट्रांसलेशन। क्या होता है, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको लिखवाना चाहूंगी जो कि बहुत जरूरी पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि इन प्रोकैरियोट्स आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड प्रोसेस। कपल्ड का मतलब भाई दोनों साथ साथ चलती है, क्या होती है, साथ साथ चलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले ट्रांसक्रिप्शन हो जाए फिर उसके बाद क्या हो रही है, ट्रांसलेशन। इसका मतलब क्या है, साथ साथ चलती है। साइटोप्लाज्म में साथ साथ चलती है, राइट। ओके चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलिए। तो बेटा देखिए मैं बात करूं प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट में एचएनआरएनए नहीं होता, प्रोकैरियोट में एचएनआरएनए नहीं होता, मतलब प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होता, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहे हैं ये, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया अकर इन द साइटोप्लाज्म। ओके, क्या मैंने यही पॉइंट समझाया है। Whereas in eukaryote, transcription occur in the nucleus and translation occur in the cytoplasm। बिल्कुल सही है। अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटीज इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। तो भाई यूकैरियोट में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है ट्रांसक्रिप्शन में, तो देखते हैं। द स्ट्रक्चरल जीन आर मोनोसिस्टोनिक एंड स्प्लिट इन यूकैरियोट, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो कैसा होता है, मोनोसिस्टोनिक एंड स्प्लिट इन यूकैरियोट्स, और ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है किसमें, यूकैरियोट्स में, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए द जीन्स ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैव अ कोडिंग और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस कॉल्ड एक्सॉन, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कोडिंग और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस होता है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ एमआरएनए, जो कि क्या बनाता है, एमआरएनए का पार्ट बनाता है। बट प्रॉब्लम ये है इसके साथ नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होता है। क्या होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस जिसे हम इंट्रॉन्स कहते हैं, एंड डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एमआरएनए, और ये एमआरएनए का पार्ट नहीं बनाता, एंड आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द आरएनए स्प्लाइसिंग, और इसे हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ड्यूरिंग आरएनए स्प्लाइसिंग, जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ मैं, अब तो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे अननेसेसरी इस चैप्टर से डरते हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि भाई अगर आप नहीं रिवीजन कर रहे हो अच्छे से तो मैं इतनी बार आपको यहाँ करा दूं कि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए बस, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब देखिए इन यूकैरियोट्स अपार्ट फ्रॉम आरएनए पॉलीमरेज
फाउंड इन द ऑर्गेनेल्स 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस। तो मैंने क्या बोला था, प्रोकैरियोट में एक ही टाइप का आरएनए होता है, राइट, आरएनए पॉलीमरेज होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। मैंने आपको ये समझाया था। तो देखिए, आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, जो कि कहाँ मिलते हैं, न्यूक्लियस में। आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब आरआरएनए, जो कि 20S, 18S एंड 5.8S होता है, राइट। तो इनका कहना है आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो ट्रांसक्राइब होता है किसमें, आरआरएनए में, और क्या बनाता है 28S आरएनए और 18S आरआरएनए एंड 5.8S आरआरएनए। तो यहाँ पर देखिए, जो 1 वाला है, आरएनए पॉलीमरेज 1 है, वो किसको बना रहा है, आरआरएनए को ट्रांसक्राइब कर रहा है, किसको, आरआरएनए को, जिसमें सब में लास्ट में 8 आ रहा है, ठीक है। देखिए 28, या आप ऐसे याद रखो 18, 18, 28 और 5.8, ये तीनों के तीनों में जो है ट्रांसक्रिप्शन जो हो रहा है, ट्रांसक्राइब जो हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1 की वजह से, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। अब देखिए आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 1 का याद हो गया सबको, कौन कौन सा है, किसको ट्रांसक्राइब कर रहा है, आरआरएनए को, कौन कौन से, 28, 18, या पहले 18 याद रखो, 18, 28 एंड 5.8, राइट। फिर कहां पर, न्यूक्लियस। आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए कॉल्ड हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। ये क्या है, प्रिकर्सर है किसका भाई, जल्दी बताइए, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए का, राइट। वहीं पर आरएनए पॉलीमरेज 3 हेल्प्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, 5S आरएनए, आरआरएनए एंड SN स्मॉल न्यूक्लियर आरआरएनए, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रहेंगे। मैं सारे पॉइंट आपको नोट्स में लिखवा चुकी हूँ, अगर आपने छोड़ दिए हैं, स्किप कर दिया है, तो प्लीज़ वहाँ पर मेंशन कर लेना। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा आलसी भर जाती है कि पढ़े हुए हैं, और ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है पढ़ने का, राइट। आपको प्रॉपर सिटिंग होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर आपकी डेस्क होनी चाहिए, उस पर बैठ के आप पढ़ रहे हो, प्रॉपर नोट्स बने होने चाहिए आपके, ठीक है, स्टिकी नोट्स बने होने चाहिए, आपकी दीवार में ऐसे सजे होने चाहिए। आपकी अगर रूम सजा रहे हो ना, आप इन स्टिकी नोट्स से सजाओ। मेरा रूम देख लेते हैं ना आप, तो हर जगह पेजेस 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 पेजेस, पूरा रूम भरा रहता था इतने सारे नोट्स से, इतने सारे शॉर्ट नोट्स से, फॉर्मूलेज से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतना सारा निमोनिक्स, मतलब मेरे रूम है ना वो पूरा बस इसी चीज़ से सजा हुआ था, ठीक है। तो आदतें डालो, है ना, तभी चीज़ें याद होती है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत दिक्कत होगी, फिर ऑब्वियस सी बात है, आपको चीज़ें याद रखना, फैक्ट्स याद रखने, फॉर्मूलेज, क्योंकि वहाँ आपको टाइम नहीं होता, वहाँ विद इन सेकेंड्स आपको आंसर्स लेके आने हैं, राइट। आप ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को 5 मिनट दे रहे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो क्या करना है आपको ना अपना माइंड इतना शार्प करना है कि बस क्वेश्चन देखा आंसर आया, सोचना ही नहीं है, क्वेश्चन देखा आंसर आया। कैसे आएगा, बार बार रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। कोई रिफ्रेशर, बहुत मोटी मोटी रिफ्रेशर की थ्योरीज नहीं पढ़नी है, मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा थ्योरी पढ़ा रही हूँ आपको, कोई भी एक पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है आपको, राइट। तो इससे बाहर आपको कहीं नहीं जाना, मैं सारा जितना भी है बेटा सब आपको ला कर दे रही हूँ। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो। क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है, रिवीजन करना है और क्वेश्चंस लगाने हैं। एक टॉपिक उठा लो कि ये टॉपिक मेरे को पढ़ना है आज, उस टॉपिक को पूरा कवर करो, उस टॉपिक की जितनी भी बुक्स है, जितने भी क्वेश्चन सब लगा डालो, और बार बार ये रिपीटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार लगाया छोड़ दिया, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स कंटेन बोथ द कोडिंग रीजन कॉल्ड एक्सॉन्स एंड नॉन कोडिंग रीजन जो कि इंट्रॉन होता है, ठीक है। तो जो प्राइमरी ट्रांसक्राइब्ड आरएनए हो रहता है, जिसे ये एचएन आरएनए बोल रहे हैं, उसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होता है एंड कोडिंग सीक्वेंस भी होता है इन आरएनए एंड नॉन फंक्शनल कॉल्ड एचएन आरएनए। तो बेटा एचएन आरएनए जो है वो नॉन फंक्शनल है, ये ट्रांसलेट नहीं होता। ये जब
कन्वर्ट होगा किस में, जल्दी बताइए। जब ये कन्वर्ट होगा mRNA में तभी ये क्या होगा, फंक्शनल होगा। अभी ये क्या है, नॉन फंक्शनल, राइट। द hnRNA अंडरगोज 2 एडिशनल प्रोसेसेस कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बताया है कि यहाँ पर hnRNA जो है वो 2 एडिशनल प्रोसेस में जाता है स्प्लाइसिंग के अलावा, जिसे हम कैपिंग एंड टेलिंग कहते हैं। कैपिंग 5' एंड पे होती है, टेलिंग 3' एंड पे होती है। कैपिंग किसकी होती है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। कैपिंग किसकी होती है, एडिनाइल आपकी रेसिड्यू की, कितने 200 से 300 बेस पेयर, किसके, एडेनिन के, राइट। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाफट वीडियो लाइक कर दो भाई जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, और अभी कमेंट प्लीज़ कर देना जहां पर आपको कोई भी दिक्कत हो, अच्छा लगे तो भी बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, राइट। इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड एडेड टू द 5' एंड ऑफ hnRNA, राइट। क्या करते हैं बेटा, कैपिंग में अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं, कहां पर, 5' एंड पे, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन सा करते हैं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बेटा ये जो है ना, जो कैपिंग और टेलिंग वाला पार्ट है ना, ये ट्रांसक्राइब नहीं होता, राइट। नेक्स्ट है, इन टेलिंग about 200 to 300 adenylate residues are added at 3' end of the template independent manner। बेटा ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो एडिशन होता है 5' एंड 3' एंड पर, वो कैसे होता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर पे, राइट। नाउ द hnRNA अंडरगोज द प्रोसेस वेयर इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। अब भाई क्या हुआ, इंट्रॉन्स को रिमूव किया, एंड एक्सॉन्स आर रीजॉइंड फॉर्म mRNA कॉल्ड स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो क्या किया, इंट्रॉन्स को सबको उड़ा के फेंक दिया और जितने भी एक्सॉन्स बचे सबको जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, राइट। अब देखिए, ट्रांसलेशन इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स इज सिमिलर। तो भाई यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन की प्रोसेस सिमिलर होती है। डिफरेंस कहां देखने को मिला, ट्रांसक्रिप्शन में, ना कि ट्रांसलेशन में, राइट। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए भाई आगे बढ़े। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, एंड क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, ऑब्जर्व द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन द लैक ओपेरॉन गिवन बिलो। भाई ये किसका है, रिप्रेजेंटेशन किसका है, लैक ओपेरॉन का। तो भाई यहाँ पर ये पी क्या दिख रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको याद है लैकाई जीन, क्या है, लैकाई जीन, जो कि किसको बनाता था, रिप्रेसर प्रोटीन को। तो ये लैकाई जीन का प्रमोटर है, ये क्या है, प्रमोटर ऑफ लैकाई जीन। ये क्या है, प्रमोटर ऑफ लैकाई जीन, राइट। ये क्या है, प्रमोटर है किसका, स्ट्रक्चरल जीन का। ये क्या है, प्रमोटर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या है, ऑपरेटर है। ये क्या है, ऑपरेटर है। ये तीनों के तीनों क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं, इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो अब ये कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हमें इनका आंसर देना है, राइट। तो इनका कहना है, आइडेंटिफाई द रीजन वेयर द रिप्रेसर प्रोटीन विल अटैच नॉर्मली। तो भाई इस जो रिप्रेजेंटेशन दिया है आपको, जो इमेज दी है, डायग्राम दिया है, इसमें बताइए कि जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो किस पॉइंट पर जाके जुड़ता है, किस जगह पर जाके जुड़ता है। मैंने पूरा पढ़ाया आपको, एक बार नहीं 3 बार, राइट। जल्दी बताइए, लैक जो ओपेरॉन है उसमें रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ जाकर जुड़ता है नॉर्मली। चलिए बताइए, सभी का आंसर आया, क्या आया आंसर, ऑपरेटर। कहाँ पर, ऑपरेटर रीजन पे। और ऑपरेटर कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रमोटर रीजन पर, ऑपरेटर साइट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटर साइट पे कौन जुड़ जाता है, रिप्रेसर प्रोटीन, राइट। फिर नेक्स्ट जो है बी क्वेश्चन, अंडर सर्टेन कंडीशन रिप्रेसर इज अनेबल टू अटैच एट दिस साइड, एक्सप्लेन। भाई कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि ये रिप्रेसर जीन, पहले तो रिप्रेसर जीन को बनाया किसने, लैकाई जीन ने। किसने बनाया, लैकाई जीन ने रिप्रेसर प्रोटीन को बनाया। तो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें रिप्रेसर जीन जो होता है वो ऑपरेटर रीजन से जाकर, ऑपरेटर साइट से जाकर नहीं जुड़ता,
ऐसा कब होता है और क्यों होता है? जब इंड्यूसर प्रेजेंट होता है। जब क्या प्रेजेंट होता है? इंड्यूसर। और इंड्यूसर हम किसे कहते हैं? जल्दी बताइए। लैक्टोज को। किसको बोलते हैं? लैक्टोज को। तो क्या करता है? लैक्टोज जो है वो बाइंड कर जाता है किससे? बताइए। लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज जो शुगर होती है वो बाइंड कर जाती है रिप्रेसर प्रोटीन से, और रिप्रेसर प्रोटीन को भटका देती है, उसके काम से भटका देती है, वो जुड़ने नहीं देती उसको। कहां पर? ऑपरेटर साइड से, राइट। और फिर क्या होता है? यहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, राइट। इतना क्लियर है? कैसे होती है स्टार्ट? क्योंकि अब रिप्रेसर जीन ऑपरेटर जीन से नहीं जुड़ पाया, तो इंतजार में बैठा था आरएनए पॉलीमरेज। किसके साथ? सिग्मा फैक्टर के साथ। तो आरएनए पॉलीमरेज को क्या मिल गया? मौका मिल गया। कहां जाने का? किससे चिपकने का? जल्दी बताइए। ऑपरेटर रीजन से जाने का। तो वो जाएगा और ऑपरेटर रीजन से जाके जुड़ जाएगा। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज विद सिग्मा फैक्टर कहां पर जाएगा? ऑपरेटर साइड पर। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस का क्या हो जाएगा? इनिशिएशन। क्या हो जाएगा? इनिशिएशन। एंड फिर इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा। आरएनए बन जाएगा कौन सा? एमआरएनए, राइट। उसके बाद ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी तो प्रोटीन बनेगा। ओके, अब देखिए, if repressor fail to attach to the said site, what product will be formed by ZYA? ठीक है, तो उनका कहना है कि अगर रिप्रेसर जो है वो फेल हो जाता है ऑपरेटर रीजन पे जुड़ने से, तो भाई ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन है ZYA, तो क्या बनेगा इनसे? सिंपल सी बात है, पहले क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? जल्दी बताइए। लैक एमआरएनए। क्या मिलेगा? लैक एमआरएनए। यहां हमें मिल गया लैक एमआरएनए। अब क्या होगा बेटा? यहां पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। किसकी प्रोसेस होगी? ट्रांसलेशन की। बेटा यहां पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन देखने को मिलती है। क्या मिलती है? पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। यहां पर एक से ज्यादा सिस्टोन प्रेजेंट है। क्या है? एक से ज्यादा सिस्टोन प्रेजेंट है। और पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन किस में देखने को मिलती है? प्रोकैरियोट्स में। और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट ही है ना, किसी को यूकैरियोट तो नहीं लग रहा है ना? हाँ, तो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट। तो पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन प्रोकैरियोट में देखने को मिलती है। पॉली मतलब मैनी, सिस्टोन मतलब बताइए वो सेगमेंट जो क्या बनाता है? डीएनए का वो सेगमेंट जो आरएनए बनाता है, राइट। कौन सा आरएनए? एमआरएनए, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे सिस्टोन प्रेजेंट है। कैसे? देखिए, ये जो ZY जीन है, लैक जी जीन है, ये क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है, जो कि क्या करता है? लैक्टोज शुगर को हाइड्रोलाइज करता है, राइट। वहीं पर वाई जीन जो है वो क्या बनाता है? परमीज। वाई जीन जो है वो कौन सा एंजाइम बनाता है? परमीज, जो क्या करता है? परमिएबिलिटी बढ़ाता है। किसके लिए? लैक्टोज शुगर के लिए। और ए जीन जो है वो कौन सा एंजाइम बनाता है? ट्रांस एसिटाइलेज। बेटा इसका फंक्शन अननोन है, बट कहीं ना कहीं ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, राइट। चलिए, आपकी एनसीईआरटी बोलती है इसका फंक्शन अननोन है, राइट। हमें नहीं पता, उन्होंने दिया ही नहीं है। चलिए, एनालाइज व्हाई दिस काइंड ऑफ रेगुलेशन इज कॉल्ड नेगेटिव रेगुलेशन। भाई इस प्रकार के रेगुलेशन को नेगेटिव रेगुलेशन क्यों बोलते हैं? एक्सप्लेन कीजिए। देखिए यहां पर क्या हो रहा है? रिप्रेसर जीन जो है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? जब लैक्टोज शुगर प्रेजेंट नहीं होती तो रिप्रेसर जीन कहाँ जाके जुड़ जाता है? ऑपरेटर साइड से। और क्या नहीं होने देता? इस स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन नहीं होने देता। तो ये क्या कर रहा है? लैकोपेरॉन को नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है। कौन? रिप्रेसर जीन। नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इनहिबिटर के जैसे काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। हम इसे बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव रेगुलेशन, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका पूरा भर गया है, पूरी स्लाइड भर गई, राइट। चलो तो जल्दी से आगे बढ़े। तो देखिए, पहला था कि क्या होता है? रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो कहाँ अटैच करता है? रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो अटैच करता है ऑपरेटर रीजन से। कहाँ पर? ऑपरेटर रीजन से। और दूसरा पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर मतलब लैक्टोज क्या करता है? रिप्रेसर को जुड़ने नहीं देता। कहाँ पर? अटैच नहीं होने देता। कहाँ पर? ऑपरेटर साइड पर, राइट। नेक्स्ट था कि भाई अगर
रिप्रेसर ऑपरेटर से जुड़ नहीं पा रहा तो क्या बनेगा, तो जी जो जीन है वो क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई परमीज बनाता है, एंड ए जो है वो ट्रांस एसीटाइलेज बनाता है। क्या बनाता है, ट्रांस एसीटाइलेज, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? नेक्स्ट था, इट इज कॉल्ड नेगेटिव रेगुलेशन। क्यों नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं? इट इन्वॉल्व्स कॉन्स्टिट्यूटिव, मैंने दो टाइप के जीन पढ़ाए थे आपको, एक कॉन्स्टिट्यूटिव जीन और दूसरा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का मतलब होता है जो क्या है, कंटिन्यूअस ट्रांसलेट हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन बोलते हैं। मतलब ऑल टाइम क्या है, फंक्शनल है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, राइट, जिसे हम रिप्रेसर कहते हैं। द ओपेरॉन इज ऑलवेज इन ऑफ पोजीशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर। तो भाई ओपेरॉन जो है ऑल टाइम क्या है, ऑफ पोजीशन में रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिप्रेसर प्रेजेंट होता है। एंड स्विच ऑन, और कब होता है स्विच ऑन, जब क्या प्रेजेंट होता है, इंड्यूसर। इंड्यूसर लैक्टोज और एलोलैक्टोज, ठीक है। इंड्यूसर के जैसे कौन वर्क करता है, लैक्टोज और एलोलैक्टोज इंटरेक्ट विथ रिप्रेसर मेकिंग इनएक्टिव। कहाँ जाकर जुड़ता है, रिप्रेसर से जाकर, और रिप्रेसर को क्या बनाता है, इनएक्टिव। क्या क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। तो चलिए भाई, तो यहीं पर हमारा MIQs ख़त्म होते हैं और हमने यहाँ पर 18 to 30 MIQs कंप्लीट किए हैं। आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके और आपका किसी भी प्रकार का बैकलॉग ना रहे। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली गूगल या क्रोम पर जाना है और वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की आपको कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल रहेगी। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल रहती है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम की अलग प्लेलिस्ट होगी, कॉमर्स की अलग है और ह्यूमैनिटी की अलग है। और इस प्लेलिस्ट में आपको हर एक चैप्टर के अंदर पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी, एडवांस थ्योरी, एनसीईआरटी सोल्यूशन, MCQs, MIQs, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सारी के सारी चीज़ें मिलेंगी। इससे आप अपनी स्टडी को काफ़ी स्मार्ट एंड अपने कोर्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको CBSE बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। किसकी? CBSE बोर्ड की। क्या सिर्फ CBSE बोर्ड की तैयारी कराई जाती है? क्या स्टेट बोर्ड्स का प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स CBSE बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी कवर करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने यही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।